everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Priti Singh, your educator, and today we are going to study World Development Report 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. This year, that is in 2020, the theme of the World Development Report was the trading for development in the age of global value chains. So that topic is very important because here they are talking about global value chains. So we will be discussing this topic in very brief. And before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy is going to launch new batches for UPSC aspirants starting from 11th of January 2021. There will be 3 batches for 2021, 2022 and 2023 UPSC CSE examination. These batches will be in English, Hindi in bilingual language. Aspirants can choose any batch according to his or her exam and language preferences. Also, top educators including retired IPS and IRS officers will taking important subjects in the batches too. So Arpita ma'am is also going to take history classes in the batches too. Complete prelims, mains and interview preparation will be done along with mock test and analysis. You can also subscribe to Compo Pack on Unacademy Plus with GS Plus optional subscription at discounted price. Subscribe now and use Sarma20 to get 10% discount on your Plus subscription. Link is given below in the description box. Enroll today. Now let's move towards our topic, that is World Development Report 2020. तो ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा थीम जो था इसका वो रिलेटेड था ग्लोबल वैल्यू चेन से. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्ट है दैट इज़ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन करता है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है उससे रिलेटेड सारी बातें जान लेते हैं. फर्स्ट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है हर साल वर्ल्ड बैंक द्वारा और इसकी शुरुआत जो हुई थी बेसिकली 1978 में हुई थी. इस बार का जो हमारा ट्रेंड था मीन्स 1920 का जो हमारा 2020 का जो रिपोर्ट था उस बार का जो हमारा थीम था या जो फोकस था उसी पे था कि द ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन. अब हम लोग आगे भी समझेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल वैल्यू चेन और इसके बाद से अगर हम आपसे पूछें कि आखिर हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्लोबल वैल्यू चेन पे, ताकि इसकी ट्रेडिंग जो है इसमें डेवलपमेंट हमें काफ़ी अच्छे से दिखाई दे. तो देश से कि अगर हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन्स को मेंशन करते हैं और इसमें हम लोग इसमें डेवलपमेंट लाते हैं तो इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है या पॉवर्टी होता है या अदर्स जो डायमेंशन है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना, ये सारी बूस्टअप होगी. क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें पता है कि बहुत से कंट्रीज इंगेज होती है. तो जब बहुत से कंट्रीज होंगी, जब बहुत से एक साथ वो फंक्शन करेंगी तो व्हाट विल हैपन कि वो सारे एक दूसरे से डिपेंडेंट. ऐसे है कि कोई जो है पहला कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरा जो उसको मार्केट में ले जाके पहुंचा रहा है. तो इस तरह से वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा, साथ साथ में वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो बोले वो भी बूस्ट होगा और उसके साथ साथ जो पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस होगी. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो हर तरफ से वो सॉर्ट आउट होगा. तो ये थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन देखें. तो अब मैं आपको उस वक्त से ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में बात करती हूँ. तो समझते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वैल्यू चेन. बेसिकली ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, एक सीरीज है, स्टेज है, मतलब बोल सकते हैं सिंपली कि इट इज़ द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सीरीज ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट हो उसका एक स्टेज होता है. जैसे अगर हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर फार्मर्स होते हैं तो वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो फिर उसको प्रोड्यूस करके अपने पास रखते हैं, फिर उसको बड़े से गोडाउन से कहीं पे ले जाके उसको शॉप में देते हैं ताकि वो सेल करे और वो क्या करते हैं कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. मतलब इसमें या ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग मेथड्स होते हैं. तो यहाँ पे आपको 3-4 सीरीज दिख रहे हैं और इस सीरीज को हम लोग जब सारे एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन. और वहीं वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे बात करें तो एक कंट्रीज कुछ उसको प्रोड्यूस करती है, दूसरी कंट्री जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, तीसरी कंट्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कराती है, चौथा कंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है. तो वहाँ पे आपका ग्लोबल वैल्यू चेन बन जाता है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक जो है आपका रॉ मटेरियल और सर्विस इनपुट है, फिर उसको एक्सपोर्ट करके एक ऐसा कंपनी में गया जहाँ पे कंपनी में उसको फिर से सेमी फिनिश्ड गुड बनाया गया, देन फाइनली उसको फिनिश्ड गुड उसको बना के उसको कंज्यूमर्स तक जो है सेल किया गया. तो ये हमारा हो जाता है ग्लोबल वैल्यू चेन. इसमें होता क्या है कि हर एक जो स्टेज होता है उसमें अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होती है. जब अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी तो फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा सबसे पहली बात. दूसरी बात क्या होगा कि वहाँ पे आप बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन वो भी अच्छी खासी होगी. वही आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल ले सकते हैं एक बाइक का. तो बाइक जो है बेसिकली असेंबल होता है फिनलैंड में, उसके अदर जो पार्ट्स है वो बेसिकली इटली, जापान, मलेशिया अलग अलग देशों से आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका जीवीसी दिख रहा है मीन्स ग्लोबल वैल्यू चेन दिख रहा है. यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है.
It means by definition we can say a country or sector or a firm participation in a GVC if it engage in at least one strategy in a GVC। अगर कोई भी कंट्री को हमको GVC बोलना है तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एक स्टेज में इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो हो सकता है कि कंपनी वहाँ पे हो या रॉ मटेरियल उस कंट्री से ले रहे हो या किसी ना किसी फंक्शन में उस जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे बाइक का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे जो भी फाइनल गुड्स है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर कोई भी कंट्री इन्वॉल्व है उस कंट्री को हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में लाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ जीवीसी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या कि इट प्रमोट्स ग्रोथ प्रोडक्टिविटी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर बहुत सी कंट्रीज हैं उनका वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा खासा उनका इनकम आ रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। साथ साथ अगर आपके जॉब के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे कंपनीज में या ट्रांसपोर्टेशन में, या जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कराने में, तो जॉब की क्रिएशन होगी। एंड साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बूस्टअप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब लोगों को मिलेंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बूस्टअप होगा। साथ साथ में अगर एक कंट्रीज है और दूसरा कंट्री है सपोज, तो एक कंट्री जो है बहुत सी टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं है, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो कंट्री होगी वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और स्किल्स को वहाँ से लोग जो होंगे यहाँ आके सीखेंगे, तो यहाँ पे साथ साथ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ होगा। वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें होंगी जो डेवलपिंग कंट्रीज होगी वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी और स्किल्स, ट्रेड ऑफ स्किल्स ज़्यादा प्रमोट होगा। साथ साथ विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ जीवीसी। जैसे जॉब क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो पॉवर्टी जाएगी। एक सीरीज बन जाता है कि जहाँ से जीवीसी का चयन शुरू होता है वहाँ से पहले कंट्री जो भी है अगर इन्वॉल्व है उसमें तो उसको हर क्षेत्र में फ़ायदा होता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, स्पेशली नेचर पे। कैसे कि आप देखते कि कोई भी ये हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री चाहे दो चार कंट्रीज इन्वॉल्व है तो वो लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, पैकेजिंग ऑफ गुड्स कराते हैं, अलग अलग केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जिसकी वजह से इवन जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा। इवन पैकेजिंग जब होता है तो उसकी वजह से एक्सेस ऑफ वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और बाद में उसको फेंक देते हैं। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमें नुकसान अगर देखें डिसएडवांटेजेस तो क्या है कि इन्वायरमेंट को होता है। साथ साथ इट पुट्स स्ट्रेस ऑन ए नेचुरल रिसोर्सेज। एनी ट्रेड इफ accompanied by production or energy subsidies promotes excessive production that faster leads to depletion of natural resources। स्वाभाविक बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन जो है वो होगा, साथ साथ इन्वायरमेंट का हार्मफुल भी होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, या ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सप्लॉयटेशन उनका ज़्यादा कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका ख़त्म होना तय है। और साथ साथ इन्वायरमेंट का जो है अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो वहीं हम लोग बात करते हैं कि हाउ नेशनल पॉलिसी कैन बूस्ट जीवीसी पार्टिसिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी कंट्रीज में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है तो वहाँ पे जो आपके कैपिटल का स्कैर्सिटी होता है उसको वो सॉल्व कराते हैं। साथ साथ में टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसमें डेवलपमेंट आता है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सी फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। साथ साथ में एक फ़ायदा होता है क्या कि जो भी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं जब वो जीबीसी के साथ इंक्लूड होती है, उनके साथ काम करने लगती है, उनके साथ बातें करने लगती है, तो उसमें वहाँ पे भी डेवलपमेंट हमें अच्छा खासा दिखाई देता है। इवेंट जब जीबीसी होगा तो वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या अलग अलग जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें जो रिमोट लोकेशंस भी होती है किसी भी कंट्री में, उनके लिए भी फ़ायदा बनता है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे जीबीसी में अलग अलग कंट्रीज इंवॉल्व होकर कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट्स कमाने की काम कर रही है। वैसे ही अगर जो कंट्री जो है किसी भी कंट्री में जीबीसी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडोमेंस, जियोग्राफी, मार्केट साइज एंड इंस्टीट्यूशन। और ये इन सारी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती है वो जीबीसी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करती है। जैसे कि इम्प्रूविंग बैंक एक्सेस, किसी भी कंट्रीज़ में हमें अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पे जीबीसी जो है कोई भी कंट्री जो है वो जीबीसी में पार्टिसिपेट करना जरूर चाहेगी। अगर लेबर कॉस्ट वहाँ पे कम है तो रिफॉर्म्स वहाँ पे होता है, जो लेबर कॉस्ट है तो वहाँ पे जीबीसी पार्टिसिपेशन किसी भी कंट्री के दिखाई देता है। इवन पीपुल का एम्पावरमेंट, साथ में बेटर एंड डीप एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री को जीबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर हम लोग किसी भी कंट्री को या किसी भी नेशन को चाहते हैं कि वो जीबीसी में पार्टिसिपेट करे तो हम लोग को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, दूसरे कंट्री से कैसे रिलेशन है, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देते हुए, जियोग्राफी पे, मार्केट साइज पे, लेबर फोर्स पे, कि किसी भी तरह से हम लोग जीबीसी में पार्टिसिपेशन करेंगे तो बाकी तरह से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है।
तो इस बार का जो रिपोर्ट था 2020 का, उन्होंने क्या बताया उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी आर विटनेस्ड अमंग दोज कंट्रीज दैट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीबीसी। उन्होंने बताया कि जैसे ही कंट्रीज जो जीबीसी के अंदर इंटीग्रल पार्ट है वो उसमें इन्वॉल्व हुई, तो वहाँ पे पॉवर्टी लेवल जो है बहुत ही डिक्लाइन हुआ, बहुत ही कम हुआ। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कुछ सालों से अगर जीबीसी में जब वो पार्टिसिपेशन करने लगा है तो वहाँ पे स्थिति बहुत हद तक सुधरा है। वैसे ही आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं जो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, वियतनाम। ये सारी जो कंट्री हैं ये जब से पार्टिसिपेट किए जीबीसी में, वहाँ पे पॉवर्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा ही डेवलप हुआ है। साथ साथ में एक और भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे ही ग्रोथ होने लगा 1990 से हमारे यहाँ जीबीसी का, वो ग्रोथ अच्छे से चला। बट अगेन एक बार 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से जीबीसी का जो एक्सपांसन है वो बहुत ही कम हो गया है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जीबीसी का एक्सपांसन जो है 2008 से वो कम हो गया, वो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली अगर आप बात करें ड्यू टू कोविड-19, तो आपको फिर से ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि एक बार फिर से जीबीसी पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो चुका है। तो उस वक्त भी 2008 से अगर हम लोग बात करें जीबीसी एक्सपांसन का कम होने का, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट या लेबर ट्रेड टू लेबर इंटेंसिव, या जितने भी यहाँ पे चीज़ें दिए हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ही जीबीसी एक्सपांसन जो है पूरे कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में कम दिखाई दे रहा है। या दो कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट होता है, या स्लोइंग पेस ऑफ द एंड रिवॉल्सन ऑफ द ट्रेड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा इशूज़ दिखाई दिए। ये रिपोर्ट हमारा कब का है? WDR 2020 का। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ कंट्रीज़ में पॉवर्टी जो है डिक्लाइन कर रही है। साथ साथ 1990 से लेकर 2008 तक तो डेवलपमेंट अच्छा था बट इसमें जीबीसी में, बट अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही 2008 आया, उसके बाद से इसका एक्सपांसन स्लो हो गया। और उसके फैक्टर्स क्या थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से 2008 के बाद हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो चुका है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जीबीसी ड्राइव्स एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस पॉवर्टी। कैसे? तो पहला क्या, हाइपर स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करके, साथ साथ में ड्यूरेबिलिटी इन द फॉर्म टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, इसके हेल्प से, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, या फिर अगर उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी कंट्रीज है वो जीबीसी में पार्टिसिपेट करती है और उनका 1% भी फ़ायदा होता है, तो उसके साथ जो किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है, वहाँ पे भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज करता है। इट मीन्स क्या कि कोई कंट्री जो है वो जीबीसी में पार्टिसिपेट कर रही है, तो अगर उनको 1% का फ़ायदा हो रहा है, तो उनके यहाँ जो पर कैपिटा इनकम होता है, वहाँ पे भी उनको 1% से ज़्यादा इकोनॉमी जो उनका पर कैपिटा इनकम है उसमें 1% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देता है। इट मीन्स क्या कि ये फ़ायदे हैं किसी भी कंट्री के लिए कि अगर वहाँ पे जीबीसी में पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा होता है। साथ में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फ़ायदा, मतलब क्या कि बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ साथ में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और साथ साथ पॉवर्टी रिड्यूस कराता है। हमारा WDR 2020 के अनुसार ये बताया गया कि कैसे जीबीसी जो है इन सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। आप देख सकते हैं कि पहला उन्हें पॉवर्टी के बारे में बताया, फिर जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन सब के बारे में बताया। फिर अगेन उन्होंने बताया कि इसमें एक और फ़ायदा क्या है जीबीसी में, कि हाई फीमेल एम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत ज़्यादा दिखता है। परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन फॉर्म्स इन हाउएवर इन फॉर्म्स रिलेटेड टू जीबीसी इज मोर देन द वन एम्प्लॉयड इन नॉन जीबीसी फॉर्म्स। इन्होंने इस बार का रिपोर्ट जो था 2020 का, उन्होंने बताया कि जो औरतें होती हैं वो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है जीबीसी में कि वो नॉन जीबीसी फॉर्म में कम एम्प्लॉय, जितना मतलब बात कर सकते हो नॉन जीबीसी में जो वुमेन्स होती है उनका पार्टिसिपेशन कम होता है एज कम्पेयर टू जीबीसी। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बूस्ट इन ट्रेड, न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। इस अगर ट्रेड में बूस्टअप हो रहा है तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी तो क्रिएट होगा ही, पर थोड़ा बहुत हमें रिस्क की भी चांसेस है कि थ्रेट रहता है या अलग अलग चीज़ों का फेयर होता है। इट मीन्स क्या कि दिस टेक्नोलॉजी फेवर ट्रेड एंड जीबीसी, दैट इज़ गुड कि अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है ट्रेड बूस्ट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी और ट्रेड को बूस्टअप करेगा। बट साथ साथ इनोवेशन लीड्स टू न्यू ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सस्टेनेटेड बाय द fact that 2017 65% of trade took place in categories which did not exist in 1992। तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखता है कि कैसे ट्रेड की वजह से हमारे यहाँ जो हर चीज़ में, हर फील्ड में ही कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, कि किस तरह से कितनी कंट्रीज जो है जीबीसी में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज यहाँ पे आपको कलर से दिखेगा कि ये इस कलर जस्ट रेफर में, हाँ, ये जो कलर का आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ पे ये रिप्रेजेंट है, स्पेशली साउथ अमेरिका में, या कुछ आप देख सकते हैं कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ है,
वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ही लो पार्टिसिपेशन है। अब बात करते हैं अगर इंडिया की पार्टिसिपेशन की, आप देखिए इंडिया का, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया किसके अंदर आएगा, ये है यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में आता है इंडिया। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो है बहुत ही ज़्यादा है। वैसे ही अगर आप देखते हैं कि लिमिटेड जैसे आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पे आपको दिखता है कि उनके पास लिमिटेड कमोडिटीज़ है। आगे भी हम लोग देखेंगे कि 1990 से लेकर 2015 तक का सिनेरियो क्या रहा है, कौन सी कंट्रीज किस में इन्वॉल्व रहती है। बेसिकली इंडिया जो है ज़्यादा इसी में इन्वॉल्व रहता है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। वहीं आप अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की, तो वो भी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे ज़्यादा क्या है कि जो इनोवेटिव एक्टिविटीज़ है वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से लेके या स्किल्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पे उनका जो आइडिया भी है वो भी इनोवेटिव होता है। दैट्स वाई यहाँ पे उनका जो इसमें जीवीसी में पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी हद तक बेटर है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इंडिया, मतलब जो हमारा 2020 का रिपोर्ट आया था और इंडिया का क्या सिनेरियो रहा है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सी कंट्रीज जो है जीवीसी में पार्टिसिपेट करती है अलग अलग तरीके से, और इंडिया भी है जो जीवीसी में पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया किस में पार्टिसिपेट करता है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इस चीज़ में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है उसमें बेसिकली आप बात करें ट्रेड, इसकी वजह से ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है। साथ साथ जो इंडिया है इट इज़ ऑल्सो एमंग द लिस्ट ऑफ नेशन दैट हैव ट्रांजिशंस फ्रॉम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग जीवीसी इनटू द एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जीवीसी। आगे अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले जो था हम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग जीवीसी के अंदर थे, मतलब बिफोर 19 बात कर सकते हैं 2002 तक। उसके बाद से हमारे यहाँ हम लोग किसके अंदर आ गए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जीवीसी। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि इंडिया में एक्सपांसन ऑफ जीवीसी दिखाई दिया, स्पेशली इन सर्विसेज। थर्ड मतलब टर्शियरी सेक्टर जो होता है उसमें बेसिकली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई अभी अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आईसीटी एंड बिजनेस सर्विसेज सेक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया में तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है। ऑल्सो उन्होंने बताया कि इंडिया इज़ वन एमंग द नेशंस वेयर आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए फर्म हैव सर्व्ड फ्रॉम $7 billion to $200 billion, मतलब $200 billion हमारे यहाँ जो इसमें बोल सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ है 700 बिलियन से लेके एक बार 200 तक। ये कब से कब का हमारा रिपोर्ट है, बिटवीन 2000 टू 2015 का। इट मीन्स क्या कि अगर हम जीवीसी में हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा तो जो हम लोग इसके फ़ायदे देखे थे, जैसे जीवीसी के जो इंपॉर्टेंस है कि पॉवर्टी रिड्यूस कराता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब क्रिएशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ता है, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी आती है किसी भी कंट्रीज़ में। तो हम लोग इसमें अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करके अगर हमारे पास भी इनोवेटिव हम लोग आ जाते हैं जैसे अमेरिका है इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिकली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ही हैं, तो हमारा जो फ़ायदा हुआ बेसिकली $7 बिलियन से लेके हमारा $200 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। ऑल्सो अगर बात करते हैं इन इंडिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया फॉर्म्स विल फेवर देन 10 वर्कर्स अकाउंट फॉर मोर देन 99% ऑफ द टोटल। ये इंडिया का और वर्ल्ड जो हमारा जीवीसी का है उन दोनों का आप रेशियो देख सकते हैं कि किस तरह से रह रहा है और इंडिया किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। अब एक हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ कि जो कंट्रीज़ है कौन सी कंट्रीज ज़्यादा किस में इन्वॉल्व रहती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इनोवेटिव एक्टिविटीज़ की, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, फिनलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सारी ज़्यादा बेसिकली इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है बिटवीन 1990 टू 2015। और वहीं आप इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया और चाइना, या आप बात कर सकते हैं थाईलैंड, टर्की, ये सारी जो कंट्रीज़ है बेसिकली वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। बाकी जो कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ में जो आपके बेसिकली यूरोप के जो भी कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व रहती है, बेसिकली अर्जेनिया, आर्मेनिया, सर्बिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा दिखाई देता है। अगर उन्हें जीवीसी में इन्वॉल्व रहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ दे आर इन्वॉल्व। तो ये हमारा पूरा हो गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।